नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तोशी शर्मा, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट यूएसए से। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर टॉपिक की कि लो हार्ट पंप फंक्शन क्या होता है, ये ज़रूरी क्यों है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं और इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को डॉक्टर ने बताया है कि आपका हार्ट वीक है या फिर वो अच्छे से पंप नहीं करता या फिर आपको हार्ट फेलियर है? तो फ्रेंड्स, घबराइए मत, आज हम इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये लो पंपिंग फंक्शन होता क्या है? जो हमारा हार्ट है वो एक पंप की तरह काम करता है। जैसे कि अगर ये हार्ट है तो ये बीट टू बीट पंप करता है। अब एक बार स्क्वीज करने पर ये हार्ट कितना ब्लड आगे भेजता है बॉडी में, इसको हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। जैसे कि आपके हार्ट में मान लीजिए 100 ml ब्लड भरा और हार्ट के स्क्वीज होने से 60 ml ब्लड बॉडी को बाहर चला गया, तो हम कहेंगे इजेक्शन हो गया 60% ब्लड का। इसलिए आपका इजेक्शन फ्रैक्शन है 60%, जो कि फ्रेंड्स नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन है। कई बार हम परसेंटेज यूज करने की वजह से ये सोचते हैं कि नॉर्मल पंपिंग फंक्शन 100% होगा, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। नॉर्मल पंपिंग फंक्शन होता है 60%। कभी भी हार्ट 100% स्क्वीज नहीं करता, वो एबनॉर्मल हो जाएगा। 40% ब्लड हार्ट में हमेशा रहता है ताकि वो फिर से भर पाए। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल पंपिंग फंक्शन होता है 60%। अगर किसी भी कारणवश आपका हार्ट 60% से कम पंप करे, अगर पंप करता है 50%, 40%, 30%, 20%, तो इसे हम कहते हैं पंपिंग फंक्शन में प्रॉब्लम, यानी कि लो पंपिंग फंक्शन। और इसी को हम कहते हैं हार्ट फेलियर, यानी कि हार्ट फेल हो रहा है, वो उतना पंप नहीं कर पा रहा जितना उसे करना चाहिए। अब ये जो परसेंटेज है इसे हम रेंज में डिवाइड करते हैं। अगर किसी का पंपिंग फंक्शन 50% से 60% है तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल पंपिंग फंक्शन। अगर किसी का फंक्शन 40% से कम है तो इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड पंपिंग फंक्शन, यानी कि लो इजेक्शन फ्रैक्शन। और अगर 40 से 50% के बीच में हो तो उसे हम कहते हैं बॉर्डर लाइन पंपिंग फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने डेफिनेशन समझ ली पंपिंग फंक्शन लो होना किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कुछ कारणों को। तो फ्रेंड्स, इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ कॉमन कारण होते हैं हार्ट में ब्लॉकेजेस होना या फिर एक हार्ट अटैक का होना। अगर मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो मल्टीपल कोरोनरी ब्लड वेसल्स में, उससे हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम हो सकता है। या फिर किसी को हार्ट अटैक आए और कोई ब्लड वेसल, कोरोनरी ब्लड वेसल 100% ब्लॉक हो जाए या 90% ब्लॉक हो जाए, उससे भी पंपिंग फंक्शन कम हो सकता है। लो पंपिंग फंक्शन का एक और बहुत कॉमन कारण है, वो है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर लंबे समय तक अनकंट्रोल रहता है, यानी कि ज्यादा रहता है, तो इससे भी आपका पंपिंग फंक्शन कम हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ एबनॉर्मल रिदम होती है। हार्ट में अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है और उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाने की वजह से हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी गलत तरीके से दौड़ने लगती है और हम कहते हैं कि पेशेंट को अरिथमिया हो गया है, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर ये लंबे समय तक चले तो भी हार्ट काफी वीक हो सकता है। चौथा कॉज हो सकता है फ्रेंड्स, इन्फेक्शन। कभी कभार क्या होता है, कोई सिंपल सा मामूली सा वायरल इन्फेक्शन हो जाने के कारण जो एंटीबॉडीज बनती हैं उस इन्फेक्शन को मारने के लिए, वो हमारे हार्ट पर भी अटैक कर देती हैं। इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। मतलब कि
एंटीबॉडीज बनी तो इन्फेक्शन के लिए थी, लेकिन खुद के हार्ट पर ही अटैक कर दिया। इस वजह से हार्ट का फंक्शन बहुत कम हो गया है और इस सिचुएशन में हार्ट का फंक्शन कुछ ही दिनों या घंटों के अंदर बहुत कम हो जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा एक्सेसिव ड्रग यूज करना, ज्यादा अल्कोहल पीना या फिर ड्रग्स करना, कोकेन, मारिजुआना, इस तरीके की ड्रग्स, इन सब की वजह से भी हार्ट पर एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ता है और हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है। साथ में फ्रेंड्स एक कंडीशन होती है फेमिलियल कार्डियोमायोपैथी। फेमिलियल से आप समझ गए होंगे, यानी कि फैमिली में जो रन करती है। कई जेनेटिक कॉजेस होते हैं, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में जा सकते हैं और हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम कर देते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि बचपन में वो जीन्स एक्टिवेट हों, मिड एज में यानी कि 30s, 40s, 50s में भी ये जीन्स ज़्यादातर एक्टिवेट होते हैं और तब पंपिंग फंक्शन कम हो जाता है हार्ट का। इन सारे कॉजेस के अलावा ऐसे भी कई कॉजेस हैं जिन्हें अभी मॉडर्न साइंस नहीं जानती। कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये सारे कॉजेस को देखते हैं, इनके अलावा और भी कुछ रेयर कॉजेस का डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक कॉज नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं इडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथी। मतलब हमें नहीं पता कि क्यों आपका पंपिंग फंक्शन कम हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स सबसे अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि ये जो सारे कॉजेस मैंने आपको बताए, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स तो होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो हमारी मॉडर्न मेडिकेशंस हैं वो पंपिंग फंक्शन को इम्प्रूव कर देती हैं रिगार्डलेस ऑफ द कॉज। मतलब ये इतना मैटर नहीं करता किस वजह से आपका पंपिंग फंक्शन कम हुआ है। अगर हम ये मेडिकेशन स्टार्ट करें तो काफी हाई चांस है कि आपका पंपिंग फंक्शन इम्प्रूव होगा और कई केसेस में नॉर्मल भी हो जाएगा। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनका पंपिंग फंक्शन 20% हो गया था और इन मेडिकेशंस को लेने के बाद 2-3 महीने के अंदर कंप्लीटली नॉर्मल पंपिंग फंक्शन हो गया और वो सारे पेशेंट्स खुश हैं, जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं और उन्हें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। तो फ्रेंड्स इसलिए हम बात करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं हार्ट का पंपिंग फंक्शन अगर कम हो तो। ये T3 pronged अप्रोच है। अगर आपका लो पंपिंग फंक्शन है या आपको हार्ट फेलियर है तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। नंबर 1 चीज है जो कारण है उसको ट्रीट करें और मेडिकेशंस दें। नंबर 2 है लाइफस्टाइल और नंबर 3 है डिवाइसेस। तो अब इनको हम डिटेल में समझते हैं। पहला जो ट्रीटमेंट है वो है स्पेसिफिक। जैसे कि अगर हार्ट अटैक आया तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि उस ब्लड वेसल को ओपन करें स्टेंट डाल के या सर्जरी से। अगर किसी का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो हम ये चाहेंगे कि मेडिकेशन से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। अगर कोई अल्कोहल ज्यादा ले रहा है तो अल्कोहल को बंद करें। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो हम उस वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करें और बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसके लिए मेडिकेशंस दें। दूसरी जो मेडिकेशंस मैंने आपको बताई वो होती हैं GDMT, गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी, जो हम देते हैं सारे लो इंजेक्शन फ्रैक्शन के केसेस में। वो होती है 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड फ्रेंड्स। पहली होती है बीटा ब्लॉकर, जैसे कि मेटोप्रोलोल, कार्वेडिलोल। वो हार्ट की जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई है, डिमांड है, उसको कम करती है ताकि हार्ट पर कम स्ट्रेस पड़े। दूसरा होता है ACE या ARB। ये जो मेडिकेशंस हैं, ये जो हमारे अंदर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस हार्ट पर कम होता है। तीसरी मेडिकेशंस होती है SGLT2 इनहिबिटर्स, जो कि एक्सेसिव फ्लूइड को और एक्सेसिव शुगर को और एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। चौथी कैटेगरी होती है एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर्स, जैसे कि स्पाइरोनोलैक्टोन या एल्डेक्टोन। इनसे क्या होता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो भी कम होता है और जो एक्सेसिव एल्डोस्टेरोन होता है जो फ्लूइड को रिटेन करता है, सॉल्ट को रिटेन करता है बॉडी में, उसमें इंप्रूवमेंट होता है। और फ्रेंड्स 5वीं कैटेगरी जो सबसे एडवांस्ड है वो है ARNI, जैसे कि एंट्रेस्टो, वो लेटेस्ट है। ये एक कॉम्बिनेशन पिल होती है जो कि ब्रैडिकाइनिन पे भी इफेक्ट करती है और ऐसे कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल पाथवे से हार्ट के पंपिंग फंक्शन को इम्प्रूव करती है। तो फ्रेंड्स हम ये 5 मेडिकेशंस ज्यादा से ज्यादा जितना भी पेशेंट टॉलरेट कर पाए देने की कोशिश करते हैं
और अगर आप इनको लेते हैं तो आपका पंपिंग फंक्शन इंप्रूव होने की काफ़ी चांसेस हैं। फ्रेंड्स, नंबर 2 हम बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस की। जो पंपिंग फंक्शन आपका वीक है या हार्ट वीक है, उसे आप खुद भी हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, अपने नमक को ध्यान रखें। एक दिन में 2 ग्राम से कम सॉल्ट आप लीजिए। जो बाहर का खाना है वो अवॉइड करिए क्योंकि उनमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये सॉल्ट का और हार्ट फेलियर का क्या चक्कर है? एक्चुअल में जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, वो पानी को पकड़ के रखता है, और अगर वो पानी को पकड़ के रखेगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, तो हार्ट को हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात, हार्ट को एक्स्ट्रा फ्लूइड पंप करना पड़ेगा। तो इस वजह से सॉल्ट जो है वो आपका दुश्मन है। अगर आपको हार्ट फेलियर है, कम से कम लीजिए। एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा में इतना सॉल्ट होता है जो आपको पूरा दिन में खाना चाहिए, तो इसलिए बाहर का खाना न खाएं। नंबर 2, आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करें और उसे कभी भी आउट ऑफ रेंज न जाने दें। नंबर 3, फ्लूइड इनटेक। अगर आपका पंपिंग फंक्शन बहुत कम है तो इस समय आपका हार्ट स्ट्रेस्ड आउट है, वो एक्सेसिव फ्लूइड को पंप नहीं कर सकता। इसलिए नमक के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड को भी देखें और एक दिन में 1.5 से 2 लीटर से ज़्यादा फ्लूइड न लें। तभी लें जब आपको प्यास लगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आप डिहाइड्रेटेड न हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी पीना ही छोड़ दें और एक दिन में 200-300 ml पानी पिए। आपको हाइड्रेटेड भी रहना है, लेकिन आपको एक्सेसिव पानी नहीं पीना है। 1.5 लीटर से 2 लीटर तक ही पानी आप लें। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दें। अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो बिल्कुल छोड़ दें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, वॉकिंग नहीं करते, तो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन है या एरोबिक एक्सरसाइज है वो बॉडी में ऑक्सीजन लाती है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है, स्ट्रेस को कम करती है और हार्ट की रिकवरी के लिए बहुत ही यूजफुल रहती है। तो हमने बात कर ली मेडिकेशंस की, हमने बात कर ली लाइफस्टाइल की, और अब हम बात करते हैं फाइनली डिवाइस की। तो 2 तरीके की डिवाइसेस होती हैं। एक होता है डिफिब्रिलेटर, यानी कि ICD, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, जब हार्ट का पंपिंग फंक्शन 35% से कम हो जाता है और मेडिकेशन लेने के बावजूद, 3 महीने मेडिकेशन लेने के बावजूद 35% से ज़्यादा नहीं होता, तब हम एडवाइस करते हैं कि हम एक डिफिब्रिलेटर को इम्प्लांट करें। ऐसा क्यों? इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब पंपिंग फंक्शन बहुत लो होता है तो हार्ट की टेंडेंसी होती है एक एबनॉर्मल डेंजरस रिदम में जाने की, जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और ये जो रिदम होती है फ्रेंड्स, डेडली रिदम्स होती हैं। अगर इसमें तुरंत शॉक न मिले तो डेथ हो जाती है। इस वजह से ICD एक सीट बेल्ट की तरह काम करती है कि अगर आपका हार्ट इस डेंजरस रिदम में जाएगा तो आपको तुरंत ही शॉक करके वापस ले आएगी नॉर्मल रिदम में। एक दूसरी तरीके की डिवाइस होती है CRT, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। इसका क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन बेसिकली अगर हार्ट के राइट साइड और लेफ्ट साइड में सिंक्रोनिसिटी ना हो, वो एक साथ बीट नहीं कर रहे हो, तो हम ये डिवाइस डालते हैं जो हार्ट के दोनों साइड को साथ में बीट करवाती है, जिससे भी पंपिंग फंक्शन इंप्रूव होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने काफ़ी कुछ कवर किया एक लो पंपिंग फंक्शन के बारे में। आई होप कि आपको इससे थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी इस डायग्नोसिस के बारे में, कॉजेस के बारे में, हम क्या कर सकते हैं और प्रोग्नोसिस के बारे में। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि जो की है वो है अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट और रेगुलर फॉलोअप। अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को लो पंपिंग फंक्शन है तो आप प्लीज़ होप मत छोड़िए। आजकल बहुत एडवांस्ड और मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं और पंपिंग फंक्शन काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है, कई केसेस में टोटली नॉर्मल भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट और हमें सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन है हार्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। धन्यवाद।